प्रिय छात्रों, नमस्कार। बर्मास आईएएस की इस पॉलिटी सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हमने एक बात ये कही थी आपसे कि हम 3-4 महीनों में ये पूरा का पूरा आईएएस पीसीएस के लिए प्री मेन की पॉलिटी के कोर्स को हम पूरा करेंगे। हम उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 6 लेक्चर हम कर चुके हैं, आज 7वां लेक्चर करने चल रहे हैं। 7वें लेक्चर में हम थोड़ी सी बात आपसे करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, और उसके बाद जो खास बातें हैं हम उसकी करेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण की। भारतीय संविधान के निर्माण की हम उन बातों को आपसे जिक्र करना चाहेंगे जो कि सैद्धांतिक है, जिसको कि आपको समझना है, जिसके के बारे में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। हम कुछ बातें वैसे जो कि हर जगह आमतौर पर मिल जाती है, जैसे कि आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार है, भारत स्वतंत्र भारत की जैसे कहते हैं कि पहली कैबिनेट है, ये तो आप आसानी से पा जाते हैं और आसानी से हर जगह मिल जाती है। हम उन बिंदुओं को ज़्यादा जोर देंगे जो या तो आपको नहीं मिलते हैं या तो फिर जो आपको नहीं समझ में आते हैं। हम इसी बात से हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अब आप इस पर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ज्यादा कुछ नहीं बताना है। जो मोटी मोटी बात है वो क्या आती है, ये परीक्षा में आप इसको देखिए। सबसे अहम बात यह है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत को आजादी दी गई। भारत को आजादी दी गई। दूसरी चीज है, भारत को 2 संप्रभु राज्यों में, राज्य हम शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, जब हम बात करते हैं राजनीति शास्त्र की भाषा में तो राज्य ही भारत को कहेंगे, या हम कह लीजिए कि 2 देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान में 2 संप्रभु राष्ट्र बने। तीसरी चीज, एक बात और भी है कि भारत से जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी ये देशी राज्यों पर से वो समाप्त हो गई। चौथी बात एक चीज ये थी कि जो अभी तक भारत के मामलों में सबसे बड़ी जो अदालत थी ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल थी, वो अब नहीं रही। हम एक बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जल्दी आपको मिलता नहीं, हम उन चीजों पर बात करेंगे। जैसे कि आप जल्दी ये नहीं जान पाते कि प्रिवी काउंसिल है क्या। तो अब आप इस चीज को समझिए कि प्रिवी काउंसिल, जैसे आप जानते हैं कि ये ब्रिटेन का है। हम इन 3-4 बातों को यहां पर लिख नहीं रहे हैं। पहली चीज देखिए, प्रिवी काउंसिल की बात करते हैं। प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल में क्या क्या चीज है। सबसे पहली चीज तो एक चीज ये देखिए, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसके 2 भाग हैं। पार्लियामेंट, ये कौन सी पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट। 2 भाग। एक चीज है कि जिसको आप कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा चीज है हाउस ऑफ लॉर्ड। यानी जो यहां पर कहें हाउस ऑफ कॉमन्स। और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आप देखिए क्या क्या अंतर है। सबसे पहले आप हाउस ऑफ कॉमन्स में देखिए क्या चीज है। जब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो आप यहां पर बात देख रहे हैं उस चीज को समझिए।
हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में के दो भाग हैं, एक भाग इसका है एक्सचेकर, और दूसरा भाग इसका है जिसको कहते हैं कि प्रिवी काउंसिल। ये जो है एक्सचेकर और दूसरा भाग है प्रिवी काउंसिल। देखिए इसमें जब हम यहां पर बात करते हैं एक्सचेकर की, तो ये वित्त विभाग है और ये जो है न्याय विभाग है। ये था प्रिवी काउंसिल। इसकी भी सर्वोच्चता अब खत्म हो गई। अब ये भी भारत के लिए सर्वोच्च संस्था ना रही। तो भारत सरकार अधिनियम 1947 में अगर हम बात करें तो सिर्फ इतनी बात हमको बतानी थी, और इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं है कि जिसको हम यहाँ पर करें। अब आप देखिए, इसके जरिए जो है हमारे यहाँ कई समस्याएं भी पैदा हुई और कई अच्छाइयाँ भी आई। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रिवी काउंसिल क्या है। प्रिवी काउंसिल जो न्यायपालिका का प्रधान था, बहुत जगह आपको जगह जगह पर प्रिवी काउंसिल दिखाई पड़ेगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में कैसे शुरुआत हुई, और संविधान के निर्माण का क्या मतलब है कि संविधान के निर्माण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ी बात है भाई, हम संविधान के निर्माण को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। यहां पर एक चीज देखिए कि संविधान के निर्माण को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है। भाई शासन तो पहले भी होता था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अगर शासन हो रहा था तो वही चलता रहता, क्या दिक्कत थी। सवाल इस चीज का था कि जो भी संविधान बनना है वो संविधान भारतीय बनाए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चर्चा करना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि पहले संविधान की डिमांड किसने की। सबसे पहले, ये बहुत पहले से, ये नहीं हुआ है कि 1946 में जब संविधान बनना शुरू हुआ तभी से संविधान की बात आई। संविधान की सबसे पहले मांग जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। कहने का मतलब 19वीं शताब्दी पूरी हो रही थी, वहीं बात ये चली और उन्होंने एक स्वराज बिल पास की लाए वो, और स्वराज बिल के माध्यम से संविधान की सभा की मांग की गई। आप यही चीज देखिए कि धीरे धीरे हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंचों से भी संविधान सभा की मांग उठी। उसके बाद आप देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार भी इससे सहमत हुई। ब्रिटिश सरकार जब सहमत होने लगी तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले तिलक, हम कहें संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कब हुआ? सबसे पहली चीज यहां पर देखिए 1895 में क्या हुआ? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल, स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग की। ये देखिए पहली बात। उसके बाद आप यहां पर एक चीज देखें कि सबसे पहले आप यहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
1936 में मांग की। 1936 में अपने सत्र में इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की। अब उसके बाद देखिए अगली चीज देखिए, 1936 में ये सेशन कहां पर हुआ था? लखनऊ में। ये लखनऊ सेशन था, लखनऊ सत्र में। तीसरी चीज इसके बाद जो देखिए महत्वपूर्ण है, अगस्त प्रस्ताव। प्रस्ताव 1940 के द्वारा ये स्वीकार किया गया पहली बार। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव की बात अगर हम करें, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे, लेकिन आजादी के बाद। इसी क्रिप्स प्रस्ताव के को लेकर के गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब, अगर आप हमको अपना संविधान बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि आप अपना संविधान बना लीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि आप आजादी दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन से अपना राज्य किस प्रकार से चलाएंगे ये चीज हमको यहाँ पर प्राप्त हो जा रही है, ये अधिकार मिल जाएगा, और यही अधिकार तो आजादी है। क्रिप्स प्रस्ताव के बाद अगली चीज देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, जैसे कि आप यहीं पर देखते हैं कि कैबिनेट प्रस्ताव 1946, जिसकी हम बात यहां पर करना चाहेंगे कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में क्या चीज हो रही है, हम उसकी चर्चा करना चाहेंगे। कैबिनेट मिशन में एक चीज यह आया, किस लिए आया कि ये बताने के लिए कि भारतीय अपना संविधान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और उसी चीज के लिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में आप यहाँ पर देखें कि भारतीयों के लिए जो भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था, उसके लिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियां 4 बिंदुओं पर थी। 4 बिंदु कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के अंतर्गत क्या क्या थे? पहली बात थी कि भारत का स्वरूप संघात्मक होगा, जिसमें कि संघ होगा और राज्य होंगे, जिसमें कि राष्ट्रीय महत्व के विषय जो होंगे वो संघ के पास होंगे, यानी फेडरेशन के पास होंगे, और स्थानीय महत्व के पास राज्यों के होंगे। दूसरी बात यह कही कि राज्य अगर चाहें तो संघ में मिले, अगर ना चाहे तो संघ में ना मिले। तीसरी बात यह कही कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, और चौथी बात कही कि एक संविधान सभा का गठन होगा। तो आप यहां पर देखिए, हम बात यहां पर करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की बात यहां पर करिए। कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज है? सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर संघ और राज्य होंगे। पहली बात, संघ और राज्य होंगे। अब यहां पर देखिए, जब बात कही जा रही है कि संघ और राज्य होंगे, जिसमें कि देखिए संघ के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय, और राज्य के पास स्थानीय महत्व के विषय। अर्थात राष्ट्रीय महत्व के विषयों को छोड़ करके जो सारे के सारे विषय होंगे वो राज्यों के पास होंगे। यह कैबिनेट मिशन का कहना था। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि राज्य चाहे तो संघ में मिले और चाहे तो ना मिले। राज्य चाहे तो संघ में मिले, ना चाहे तो ना मिले, ना चाहे तो ना मिले। दो बातें हो गई। तीसरी बात देखिए, इसमें दो बातें यहां पर हो गई। तीसरी चीज कि एक चीज यह कहा गया कि एक अंतरिम सरकार बने,
एक अंतरिम सरकार बने। यहां पर देखिए, संघ का मतलब फेडरेशन। फेडरेशन के पास क्या चीज होंगे? नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट। और उसके बाद देखिए, राज्य के पास क्या चीज होंगे? लोकल इंपॉर्टेंस। स्टेट के पास क्या होंगे? लोकल इंपॉर्टेंस, या दूसरे ये कह दें कि अदर देन नेशनल इंपॉर्टेंस। राज्य चाहे संघ में मिले, मर्जर में बी आर नॉट। ये डिपेंड करता था उनकी स्वीट बिल पर। एक अंतरिम सरकार बनने की बात कही। तीसरी बात यानी एंटरिंग गवर्नमेंट। और फोर्थ देखिए, जो यहां पर कहा गया, एक संविधान सभा। एक संविधान सभा का निर्माण। एक संविधान सभा का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके लिए उन्होंने ये बताया, और इसके लिए बताया कि संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाए। तो यहां पर देखिए, अंतरिम सरकार आपको आराम से हर जगह मिल जाएगा। हम संविधान सभा के निर्माण के बारे में, यह हमारा टॉपिक भी है, हम इसी चीज के लिए यहां पर चर्चा करना चाहेंगे। आप यहां पर देखें कि हम संविधान सभा का निर्माण, जैसे कि टॉपिक है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के हिसाब से इसको हुआ जाना है। आप देखिए, ये डिसाइड किया गया कि कितने सदस्य राज्यों से होंगे, कितने सदस्य जो होंगे ये आपका इससे होंगे, कितने सदस्य राज्यों से होंगे, और कितने सदस्य जो होंगे वो उससे होंगे देशी रियासतों से। कितने सदस्य देशी रियासतों से होंगे, और कितने सदस्य राज्यों से होंगे। कौन से राज्य? जो ब्रिटिश राज्य है। तो ये दोनों मिला करके हमको यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों को परिनिर्मित करना है। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने की बात है कि जो भी संविधान सभा के सदस्य होंगे वो प्रदेशों की विधान सभाओं के द्वारा परोक्ष मत से चुने जाएंगे। प्रदेशों की विधान सभाओं के द्वारा परोक्ष मत से चुने जाएंगे। यहां पर देखिए कैसे चुने जाएंगे। यहां पर जब हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात कहते हैं कि चुनाव की बात है, यही चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यह कैसे होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात हम कैबिनेट मिशन के बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे। यहां पर हम जो यहां पर देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर देखिए, कि जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं उसको आप समझिए कि कैसे सारी चीजें होंगी और क्या होगा। हम यहां पर बता रहे हैं कि संविधान सभा का निर्माण। पहली बात यह कही गई, कैबिनेट मिशन ने अपनी संस्तुति में बताया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य,
सदस्य होगा। एक सदस्य जो चुना जाएगा वो 10 लाख की जनसंख्या पर। कैसे चुना जाएगा? यहां पर आप देखिए कि जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के सदस्यों को सबसे पहले तो बांटा गया किसमें? नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 मुस्लिम और नंबर 3 सिख। ये इसमें बांटा गया, ये 3 वर्गों में बांटा गया। यहां पर यह भी किया गया कि सामान्य यानी मुस्लिम और सिख को छोड़ करके जो भी हैं, पारसी हैं या बौद्ध हैं, जैन हैं, चाहे जिस मत के हैं, वो सारे के सारे सामान्य में होंगे। मुस्लिम और सिख को छोड़कर सभी जो होंगे, सभी छोड़कर सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। ये बात हो गई। दूसरी चीज यहां पर एक बात और भी समझिए कि इसमें व्यवस्था क्या क्या चीज बनाई जाएगी। और ये तो हो गई 10 लाख। यहां पर एक है कि जिस वर्ग का व्यक्ति है खड़ा होगा, वही उस वर्ग का ही व्यक्ति, उस वर्ग का ही व्यक्ति जो मतदाता है वो उसको चुनेगा। कहने का मतलब जिस विधानसभा से चुना जाना है सामान्य का, तो हिंदू, मुस्लिम और सिख को छोड़ करके सामान्य वर्ग के लोगों को मत वही देंगे, वही चुनेंगे, वही चुना जाएगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम को चुनेगा उसी सदन का, सिख है तो उसी सदन का सिख उसको चुनेगा। यहां पर आप देखिए ये कैसे होगा, हम यहां पर बता रहे हैं। यहां पर अपनाई गई एक प्रणाली जिसको कहा जाता है निर्वाचन के लिए नंबर 1 आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दूसरी चीज एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब आप यहां पर देखिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये अपनाई गई। और तीसरी चीज थी गुप्त मतदान। ये सारा सब कुछ होना कैसे था? परोक्ष। परोक्ष से मतलब क्या था? भारत की जनता इनको नहीं चुन रही थी, भारत के लोग नहीं चुन रहे थे, भारत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि चुन रहे थे। अब यहां पर आप देखिए भारत के जैसे कि आज आप देखते हैं कि प्रतिनिधित्व है, सारे के सारे लोग वोटर होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उस समय ऐसे वोटर या ऐसे प्रतिनिधि नहीं होते थे। इसको आप देखिएगा हमारे वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1919 में और 1935 में, जब आप उसको झलक देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि चुनाव का अधिकार यानी वोट देने मताधिकार किसके पास था। और दूसरी चीज आप एक चीज और पाएंगे कि कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता था। उन्हीं लोगों में से, कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हीं लोगों में से लोग हमारे संविधान सभा में आए, संविधान सभा के लिए उन्हीं लोगों ने चुना। अब यहां पर देखिए गुप्त मतदान प्रणाली थी। यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि जैसे कि आप देखिए कि
जैसे सब कुछ कीजिए कि उत्तर प्रदेश, या उसमें उत्तर प्रदेश तो था नहीं, संयुक्त प्रदेश था। जैसे कि हम कहें संयुक्त प्रदेश, संयुक्त प्रदेश से सपोज कीजिए कि जो सामान्य वर्ग में है वो 10 सदस्य चुने जाने हैं, 10 सदस्य। और 10 सदस्य अगर सामान्य वर्ग से उत्तर प्रदेश से चुने जाने या किसी प्रदेश से चुने जाने हैं, और उस प्रदेश में मतदाताओं की संख्या है 120, तो ये 10 सदस्य हैं, इनमें कितना वोट किसी को मिले कि वो जीते, तो वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। जैसे कि आप देखें, हम यहाँ पर आपको बताते हैं, इस चीज को आप यहाँ पर महसूस कीजिए और देखिए कैसे होगा। कि जैसे ये मान लीजिए कि 10 सदस्य, 120 ये सदस्य खड़े हैं, ये इतने सदस्य चुने जाने हैं, इतने सदस्य चुने जाने हैं, 10 सदस्य चुने जाने हैं, और ये इतने 120 मतदाता है। अब हम यहां पर सवाल ये है कि इस 10 सदस्यों में से 10 जो भी चुना जाएगा उसको कितने वोट चाहिए। खड़े तो 10 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन चुने तो 10 ही जाएंगे। तो यहां पर एक सूत्र है जिसको कहते हैं, जिसको हम ये कहें चुने जाने के लिए न्यूनतम मत। चुने जाने के लिए न्यूनतम मत ये कितना है। चुने जाने के लिए न्यूनतम मत यहां पर आप देखें ये कितना चाहिए, कुल मतों की संख्या बटे कुल चुने जाने वाले सदस्य और प्लस 1, और यहां पर भी प्लस 1। तो देखिए कुल सदस्य कितने हैं, कुल मत 120, कुल चुने जाने वाले सदस्य कितने हैं 10, प्लस 1 और प्लस 1, ये यहां पर प्लस 1। तो कुल कितना हुआ, ये 120 बटा 11 हो गया। तो 11 से अगर इसको भाग देते कितना होगा, 11 1 11, और फिर 12 10 बचा। तो अगर यहां पर देखिए ये 10 और प्लस कितना हुआ 10 के बाद अगर आप यहां पर देखें तो ये बचता है कितना, इसके बाद 11 से भाग देने पर ये 9 बचेगा, वो 10 बचेगा। तो अगर 110 हो जाएगा तो 11, देखिए ये हम बताते हैं 120 11 11 1 11 1, फिर ये 10 आने का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर 0 बार ले जाएं और फिर एक 0 बढ़ा दें, तो 11 9 99। यहां पर देखिए इससे भाग दिया तो 11 9 99, यानी 10.9। 10.9 का मतलब है हर एक को चुने जाने के लिए 11 मत चाहिए। 10.9 यहां पर ये आया, ये कितना आया 10.9 और प्लस 1 यानी 11.9। 11.9 का मतलब 12। जिसको 12 वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। यहां पर न्यूनतम मत पाने के लिए 120 में ये इस फार्मूले से ही निकलता है कि अगर 12 से कम मत पड़ता है मिलता है तो वो नहीं जीतेगा। न्यूनतम मत 10 ही लोगों को जीतना है। ये कहिए कि सीधे फार्मूले से निकाल लें तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ वोट बढ़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए ये संख्या अगर 120 ना होकर के 121 होती तो भी यही आता, और 10 ही लोग खड़े होते तब भी 12 वोट पड़ता, क्योंकि तब ये 10 के बजाय ये 11 हो जाता, और 11 से डिवाइड करते तो 11 का यही 121 और ये प्लस 12, तब भी तो यही पड़ता। ये डेसिमल में ले करके कुल मिला करके हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से देखा जाए तो जब तक किसी को 12 वोट नहीं मिलेगा तो 12 सदस्य उसको वोट देंगे तभी वो जीत सकता है।
दूसरी चीज यहाँ पर आप एक चीज और भी देखें कि यही मत जो है ट्रांसफरेबल होगा, एक एक सदस्य में यह हस्तांतरित होता जाएगा मत, और तभी वो मत पा करके कोई व्यक्ति जीत सकता है। एकल संक्रमणीय का मतलब एक ही वोट एक दूसरे में हस्तांतरित होता जाएगा जन मतगणना के हिसाब से, पहली मतगणना, दूसरी मतगणना, तीसरी मतगणना, चौथी मतगणना। अब हम अगली चीज की चर्चा यहाँ पर करते हैं कि संविधान सभा की बैठकें कैसे हुई। ये 10 लाख पर एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्री में कि चुनने का क्या आधार था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, डायरेक्ट, परोक्ष, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुना जाएगा। दूसरी चीज आप इसके बाद एक चीज और भी देखें यहाँ पर, जो कि हमको यहाँ पर बतानी है आपको, वो क्या है, यहां पर देखिए जो संविधान सभा के सदस्य हैं उसमें क्या चीज होना है। यहां पर संविधान सभा के सदस्य जो यहां पर बने, यहां पर देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए। एक बात और भी देखिए, एक सवाल ये आता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं को चुना गया था, और यहां पर एक महिला वो भी थी कि जिसकी हम चर्चा करेंगे यहां पर, कि दलित महिला एक थी, दक्षयानी बेलयुद्धम। यानी संविधान सभा में महिला कितनी थी, महिला को कितनी थी, 15। ये सबसे खास बात है। और दूसरी चीज कितनी है इसमें, दक्ष यानी बेलयुद्धम, बेलयुद्धम, ये दलित महिला थी, एकलौती, ये संविधान सभा में थी, दक्ष यानी बेलयुद्धम। समझ रहे हैं? तो ये भी सवाल इस समय बड़ा रिलेवेंट है, क्योंकि आप एक चीज को जानते हैं कि इस समय तक आप देखेंगे कि कौन यहां पर था। आपकी राष्ट्रपति जो है इस समय कौन है, एक आदिवासी महिला है। तो इसलिए जो है यहां पर एक चीज ये बन जाती है कि ये आप इसको जाने कि कौन यहां पर संविधान सभा के सदस्यों में थे। संविधान सभा के सदस्यों में देखिए एक बात और भी थी, कुल सदस्य जो शुरुआत हुई थी 389 सदस्य थे। उन 389 कुल सदस्य कितने थे, 389। और इसी में 15 महिला थे, इसी में, ये अलग से नहीं थी। और दूसरी चीज थी, ये 389 सदस्यों में ही आप एक चीज देखें, 292 राज्यों से 4 जो थे आपके आयुक्तों के प्रांत से, आयुक्तों के प्रांतों से, और 4 के बाद अगली चीज देखिए 93 देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। आप यहां पर देखिए, जब हम देशी रियासतों की बात करते हैं तो वही एक सवाल आपका बनता है प्री का, कि संविधान सभा में सदस्यों की संरचना सभी निर्वाचित सदस्य थे, सभी मनोनीत सदस्य थे? नहीं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। मनोनीत कहां से थे? मनोनीत देशी राज्यों की तरफ से थे। अब उसके बाद दूसरी चीज देखिए कि संविधान सभा की बैठकें कैसे शुरू हुई। सबसे पहले आप देखिए, जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ उसमें बैठकों की बात आई। संविधान सभा में बैठकों का जो दौर हुआ, वो पहला चीज यहां पर देखिए, जो बैठकों का दौर संविधान सभा में शुरू हुआ। सबसे पहली बैठक हुई जो संविधान सभा की बैठकें, पहली बैठक 9 दिसंबर
9 दिसंबर को कौन चुने गए? यहां पर देखिए एसपी सिन्हा साहब चुने गए संविधान सभा में। सबसे पहले एसपी सिन्हा साहब चुने गए। एसपी सिन्हा साहब को यहां पर आप जानते हैं कि वो प्रोटेम स्पीकर चुने गए, लेकिन संविधान सभा में उस समय आप देखिए कि कुल मिलाकर के यहां पर देखिए 300 कितने सदस्य था? 89। 389 सदस्यों में से दो चीज आप यहां पर देखिए, 93 सदस्य एक तो राज्यों के जो देशी रियासतें थी ये नहीं भाग लिए थे, और प्लस 85 सदस्य जो मुस्लिम लीग और कुछ अन्य मिला करके थे कि जिनको कि पाकिस्तान बनने का इंतजार था, वो लोग नहीं भाग लिए थे। ये नहीं भाग लिए और इस प्रकार से कुल 211 सदस्य ही भाग लिए। इसमें ये पहला सेशन चल रहा था और पहले सेशन में आप एक चीज देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये चुने गए प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद 11 तारीख को देखिए, ये 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे बुजुर्ग थे, इन्हीं को चुना गया। दूसरी चीज आप यहां पर देखें कि एक चीज 11 दिसंबर को क्या हुआ। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अध्यक्ष, प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुनने के बाद दूसरी चीज आप यहां पर देखेंगे कि एच.सी. मुखर्जी और टी.बी. कृष्णामाचारी दो लोग और ये थे अध्यक्ष, और एच.सी. मुखर्जी एक, और दूसरे जो यहां पर आप देख रहे हैं एच.सी. मुखर्जी साहब को, और इसके बाद बी.टी. कृष्णामाचारी, बी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों लोग उपाध्यक्ष चुने गए। ये उपाध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद देखिए तीसरी चीज यहां पर देखिए, तीसरी चीज क्या हुई? 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये किसने प्रस्तुत किया? नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। तो आप यहां पर देखिए ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान निर्माण में, ये गतिविधियां होंगी। अगली चीज यहां पर देखिए कि जब हम यहीं पर कहें कि एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये होती है कि भाई जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, किसको ब्रिटिशर्स ने सत्ता हस्तांतरण की? संविधान सभा को की। कब की? संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था। कहने का मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था। उसी में संविधान सभा को किसने सत्ता हस्तांतरण की? ब्रिटिश ने किसने? आप जानते हैं कि माउंटबेटन साहब ने यह सत्ता हस्तांतरण किया था। यहां पर देखिए, और उसके बाद 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर के इस प्रकार संविधान की विभिन्न चीजों को यहां पर किया गया। विभिन्न चीजों में हम एक चीज ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया। राष्ट्रीय झंडे को अपनाने के लिए 22 जुलाई 1947 की तारीख थी। फिर उसके बाद आप देखते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और उसके बाद यहां पर देखते हैं पहली बार जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ वो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। यहीं पर आप ध्यान रखिए कि जिस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। हम इसी के साथ साथ एक चीज आपको ये बताना चाहेंगे कि आप और चीजों को देखें। यही सवाल है कि जो मुख्य रूप से यहाँ पर पूछे जाते हैं। हमने वहां पर दो चीजों को नहीं यहाँ पर चर्चा किया है कि पहली कैबिनेट में कौन कौन से सदस्य थे, एक बात। दूसरी चीज ये चीज हमने नहीं चर्चा किया है कि जो अंतरिम सरकार बनी है वो कौन कौन से थे, क्योंकि ये हर जगह दिखाई पड़ता है। बड़ी पॉपुलर सी बात है
यहाँ पर जो आप पाएंगे उसको कहीं से भी आप देख लेंगे दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने बताया कि कौन दलित महिला थी जो पहले, ये नहीं आपको आसानी से मिलेगा। जैसे या और जो चीजें हमने बताया कि संविधान सभा, किसको सत्ता का हस्तांतरण किया गया, संविधान सभा को किया गया। बस यही इतना हम आज यहाँ पर रोकते हैं। कल हम जब मिलेंगे, कल क्या बल्कि अगले टर्न पर, अगले वीडियो पर जब हम मिलेंगे तो हम उसमें चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर है संविधान का निर्माण का, इसमें एक ही बात है खास कि ये प्री के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, मेन के दृष्टिकोण से ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए प्री के नजरिए से ही इसको पढ़ें। अगला जो हमारा होगा, जिसको कि हम कहें उद्देशिका या जिसको कि हम कहें प्रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्री और मेन दोनों के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। उस पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो मेन का क्वेश्चन बताया था वो आप लिखे होंगे। अगर लिखे होंगे तो वो समझ भी गए होंगे। और अगर आपको दिक्कत लगती है कुछ तो हमसे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बस यहीं पर हम इस वीडियो को विराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।